So the question here is, in the figure, ln of rho I is plotted as a function of 1 by t, where rho I is the intrinsic resistivity of silicon, T is the temperature, and the plot is almost linear full stop. The slope of the line can be used to estimate option A, band gap energy of silicon as a Eg, option B, sum of electron and hole mobility in silicon as a mu n plus mu p, option C, reciprocal of the sum of electron and hole mobility in silicon as a mu n plus mu p raised to minus 1, option D, intrinsic carrier concentration of silicon as Ni। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में इन सेट 4 फॉर 1 मार्क। सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये y एक्सिस पे हमारा ln ऑफ रो आई है। ये रो आई को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और x एक्सिस पे हमारा लिया हुआ है 1/t, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन का अप्रॉक्सीमेटेड हमारा लाइन है। तो इसका स्लोप हमारा किस चीज़ को एस्टिमेट करता है वो फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर रेसिस्टिविटी इज गिवन हेयर एज ए रो आई इज इक्वल टू 1/sigma i, where sigma I is called as a conductivity of this intrinsic semiconductor, which is given as Ni under bracket mu n plus mu p into q। तो इसका मतलब है रो आई हमारा हो गया 1/Ni under bracket mu n plus mu p into q। So from this one it is very obvious that this rho I is directly proportional to 1/Ni। इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारा Ni बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टिविटी हमारा यहाँ पर कम होगा। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन जानते हैं फॉर दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू A नॉट इंटू टी टू द पावर 3 एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/kT, where this Ni is called the intrinsic carrier concentration, A naught is called the material constant which will depends upon the geometry of the material, T is the temperature, Eg is the band gap or forbidden gap or energy gap, K is called Boltzmann constant, T is called here as a temperature। अब यहाँ पर ये Ni स्क्वायर, ये A नॉट हमारा क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सो दिस Ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/kT। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो बोल सकते हैं कि Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/2kT। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से Ni के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको दिखेगा दिस रो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t टू द पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/kT। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं रो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस Eg/2kT। अब दोनों साइड हम लोग को नेचुरल लॉग लेना है एज पर द ग्राफ। तो यहाँ पर जब दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे सो ln ऑफ रो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पर जब आप इसका ln लेंगे दोनों साइड तो आप इसको लिख सकते हैं ln ऑफ रो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln ऑफ t रेज टू माइनस 3/2 प्लस ln ऑफ एक्सपोनेंशियल Eg/2kT। तो ln के फंक्शन से हम लोग इसको लिख सकते हैं ln ऑफ रो आई। यहाँ पर इसका जब आप ये ln लेंगे तो माइनस 3/2t होगा, और जब इसका आप ln लेंगे क्योंकि इसका बेस हमारा e होता है ln का, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है तो ये हो जाएगा Eg/2k इंटू 1/t। एज पर द ग्राफ हम लोग ये ln ऑफ रो आई यहाँ पर दिया हो कि दिस बिलोंग्स टू y एक्सिस, तो इसको अगर हम लोग y लिखते हैं और ये 1/t हमारा x एक्सिस से बिलोंग करता है, इसको अगर हम लोग x लिखते हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि x एक्सिस पे t नहीं है 1/t है, इसलिए इसको 1/t को हम लोग लेंगे x। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 1/t मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है, इसका जो मल्टीप्लाइंग टर्म है एज ए m, तो यहाँ पर 1/t का जो मल्टीप्लाइंग टर्म है वो हो जाएगा m। सो दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन एज ए m is equal to here Eg/2k, Eg/2k। तो अगर आपको स्लोप मालूम है उसमें अगर 2k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप Eg फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्लोप एज ए m इंटू 2k विल गिव हेयर द बैंड गैप और फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से अगर इस लाइन का स्लोप हमको मालूम हो तो वहाँ पर हम लोग इसके बैंड गैप को यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं।
So as per that, this option A is correctly matching to this. So option A is the final answer for this question, and by this way, this is the end of the explanation for this question.